हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कंपनी रूल को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, तो इस एक्ट का बैकग्राउंड पहले समझेंगे, उसके बाद इस एक्ट के फीचर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो समझते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसको पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, अब समझते हैं आगे। इट वाज द फर्स्ट मूव, इट वाज द फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द कंपनीज इंटरनल अफेयर। कंपनी के इंटरनल मामलों में, आंतरिक मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह पहला स्टेप था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1600 ईस्वी को जब चार्टर प्रदान करके ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया, उसके बाद से फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को पास किया, क्योंकि 1773 में जरूरत पड़ गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जाए। ओके, एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ टेक ओवर प्रोसेस। यह टेक ओवर प्रोसेस का एक बिगिनिंग माना जाता है, क्योंकि फाइनली 1858 में, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, तो उसका जो बिगिनिंग कह सकते हैं वो बिगिनिंग जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ही है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ए टेक ओवर प्रोसेस दैट वाज कंप्लीटेड इन 1858 में। ठीक है, थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, अब समझते हैं कुछ और चीजें। इस एक्ट को पास किया गया था ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मिसमैनेजमेंट की वजह से इस एक्ट को पास किया गया था। मिसमैनेजमेंट किस तरीके का वो भी समझेंगे। इस एक्ट को पास किया गया था किस वजह से? ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दैट लेड टू अ सिचुएशन ऑफ बैंकरप्सी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो एक कंगाली के दौर में आ गया था, वो बैंकरप्सी के कगार पे था। दैट्स वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह एफर्ट लिया कि अब उसे इस कंपनी को बचाने की जरूरत है। हेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंटरफेयर विद इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या हुआ। बिकॉज इस कंपनी में जो थे ना, एज दिस कंपनी वाज इम्पोर्टेंट टू द ब्रिटिश एम्पायर। ये कंपनी जो था ब्रिटिश एम्पायर के लिए भी उतना ही जरूरी था। ओके, बिकॉज इट वाज अ मोनोपोली ट्रेडिंग कंपनी। बिकॉज जो ईस्ट इंडिया कंपनी था सिर्फ इसी को मोनोपोली राइट मिला था कि वो ट्रेड कर सकता है इन द ईस्ट इंडीज एंड इंडिया वाले रीजन में। ठीक है, और बहुत सारे जो रिच और इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो थे ब्रिटेन के, वो इनके शेयर होल्डर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। ठीक है, उनका इनमें इन्वेस्टमेंट था। तो दैट्स वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहती थी कि इस कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए। ठीक है, इसे डूबने ना दिया जाए, बैंकरप्ट ना होने दिया जाए। ठीक है, मोर ओवर जो है कंपनी जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को 40,000 पाउंड जो है वो दिया करती थी, कि ताकि जो कंपनी का मोनोपोली जो है वो बना रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है किसी और को वो चार्टर ना दे दे कि वो भी आकर के ट्रेड करना शुरू कर दे। तो दैट्स वाई ऐसा ना हो, इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनुअली 40,000 पाउंड जो है वो दिया करती थी। ठीक है, लेकिन जब कंपनी बैंकरप्सी के कगार पे आ गई तो वो जो ये पैसा दिया करती थी एनुअली 40,000 पाउंड, ये भी दे नहीं पा रही थी, बट हैड बीन अनेबल टू पे दिस मनी सिंस 1768। 1768 से अगर बात करें, चूंकि ये एक्ट कब पास हुआ? 1773 में, तो इससे कुछ साल पहले 1768 से ही कंपनी की स्थिति खराब होने लगी, और 1768 से कंपनी ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा देना बंद कर दी। और इसके पीछे
बहुत सारे रीजन्स थे, क्योंकि कंपनी जो थी वो बैंकरप्सी की कगार पे थी। तो समझते हैं कि क्या वजह था जिस वजह से इस एक्ट को पास किया गया। बैकग्राउंड समझते हैं, रीजन समझते हैं इस एक्ट को पास करने के पीछे का। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं रीजन क्या है। तो रीजन समझते हैं, बैकग्राउंड और रीजन्स फॉर पासिंग ऑफ दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो पहला जो रीजन था वो था द बंगाल फेमाइन ऑफ 1770। ठीक है, समझते हैं इस चीज को। 1770 को बंगाल में एक भीषण जो है फेमाइन आती है, जिससे क्या होता है, ये जो फेमाइन है वो बंगाल बिहार वाले रीजन को हार्ड हिट करती है बिटवीन 1769 एंड 1770। इस पीरियड में यह रीजन जो है हिट किया जाता है बाय द बंगाल फेमाइन। ठीक है, और ये लगभग 3 करोड़ लोगों को अफेक्ट करता है। इस फेमाइन ने कितने लोगों को अफेक्ट किया? 3 करोड़ लोगों को। तो अगर अनुमान के हिसाब से माना जाए, एस्टिमेट के अनुसार, तो 10 मिलियन लोग जो थे, लगभग 1 करोड़ लोग जो थे भूख के वजह से मारे गए थे। और उस भूख से ट्रिगर्ड फेमाइन ट्रिगर्ड एपिडेमिक्स, जो महामारी उसके बाद जो आई, उस वजह से लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। ठीक है, अब इस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही रूल कर रही थी इस रीजन में। ठीक है, समझते हैं कुछ और चीजें। ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो फेमाइन था, इसके पीछे दो रीजन थी। पहला, एक तो वेदर तो था ही कि ड्यू टू फेल्ड मानसून, और दूसरा था पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। 2 प्राइम रीजन्स बताए जाते हैं इस फेमाइन के पीछे। पहला फेल्ड वेदर और फेल्ड मानसून, और दूसरा है पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1769 में जो मानसून था वो फेल कर गया। ठीक है, उसके बाद लगातार 2 कंसेक्यूटिव मानसून फेल्ड हो गया 1769 में, जिससे कि ड्राउट आया। और लगातार 2 कंसेक्यूटिवली देखा जाए तो जो राइस क्रॉप्स जो था वो फेल कर गया। 2 कंसेक्यूटिव फेल्ड राइस क्रॉप्स, तो मतलब 2 सीजन्स जो है राइस क्रॉप्स जो है वो हुआ ही नहीं। ठीक है, मतलब प्रोडक्टिविटी लो हो गई। ओके, फिर एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो भी इस फेमाइन के पीछे का कारण था। वो था कि कंपनी ने कंटिन्यू किया अपना टैक्स कलेक्शन। मतलब फेमाइन की वजह से चूंकि फार्मर्स का इनकम तो आ नहीं रहा था, डिस्पाइट दैट कंपनी ने टैक्स कलेक्ट करना कम नहीं किया फ्रॉम फार्मर्स। बाय रेदर कंपनी ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया टैक्स रेट को फॉर द टू मेक अप द लॉस फॉर द लॉस इन एग्रीकल्चर रेवेन्यू ड्यू टू फेमाइन। फर्दर क्या हुआ कि कंपनी ने टैक्स रेट को इंक्रीज कर दिया सो एज टू कॉम्पनसेट द लॉसेज दैट दे हैड इन एग्रीकल्चरल रेवेन्यू ड्यू टू फेमाइन। तो इससे क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे वो उभर नहीं पाए। ओके, तो ये रीजन था। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, उसे समझते हैं। ये फेमाइन क्या हुआ कि कारण कहा जाता है कि इस फेमाइन के पीछे का कारण जो है वो पहला तो कंपनी की टैक्स और रेवेन्यू पॉलिसीज, जो कंपनी का टैक्सेशन और कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ये पॉलिसीज जो थी बहुत ही एट्रोसिटी भरी थी। ठीक है, कंपनीज जो थी अत्याचार करके गरीबों से, फार्मरों से क्या करती थी, फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करती थी, रेवेन्यूज कलेक्ट करती थी। और कंपनी ने अपने आप को, कंपनी और कंपनी के ऑफिशियल्स ने अपने आप को उस बंगाल फेमाइन से बिल्कुल अलग कर लिया, डिटैच कर लिया कि उनका कोई उसमें रोल ही नहीं है, उन्होंने कोई उनका कोई इसमें हाथ नहीं है बंगाल फेमाइन में। तो उसने अपने आप को कम्प्लीटली सेपरेट कर लिया। तो इस तरीके से देखा जाता है कि बंगाल फेमाइन जो था, इस वजह से कंपनी का लॉस हुआ और दैट्स वाई दे वर अनेबल टू पे मनी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड उसी की वजह से कंपनी को क्या हुआ,
उसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है अब रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये एक रीजन था। दूसरा रीजन था जिस वजह से कंपनी जो है अपना जो पैसा जो एनुअली वो कंपनी दिया करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो नहीं दे पा रही थी। तो उसके पीछे का दूसरा जो रीजन था वो है द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1766 to 69। ठीक है, क्या था? एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक वार हुआ बिटवीन हैदर अली जो कि सुल्तान थे कहाँ के? मैसूर के, और ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच एक लड़ाई होती है, वार होता है। इस वार में हैदर अली ने क्या किया? डिफीट कर दिया ब्रिटिशर्स को और ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हैवी लॉस हो गया। तो यहाँ भी उनको फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा झटका लगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो रीजन है वो है इंक्रीजिंग करप्शन एंड नेपोटिज्म। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे और सर्वेंट्स थे प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज हो जाते थे। प्राइवेटली वो लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते थे, ब्राइब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते थे। तो इससे क्या होता था कि उनके अंदर एक तरीके से करप्शन जो था वो बहुत ही रैम्पेंटली ग्रो कर गया। ठीक है, कंपनी ऑफिशियल्स के अंदर जो है रैम्पेंट तरीके से देखा गया है कि करप्शन जो है वो बढ़ गया। ओके, फोर्थ, द ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक एक ट्रेडिंग पावर हुआ करती थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें एक चार्टर प्रदान किया था, उसके वजह से उनके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पावर हुआ करती थी। अब उसने क्या किया? टेरिटोरियल और पॉलिटिकल पावर एक्वायर कर लिया था, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दीवानी राइट उसे मिल गया था। तो उसने क्या किया? उस पावर का मिसयूज करके अब उसने एक रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया और एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया टेरिटोरियल पावर। ठीक है, तो ये बात जो था ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था, जो कि इंग्लैंड में स्थित है, उसको ये बात हजम नहीं हुई। ठीक है, और उसने इस चीज को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को देखते हुए कंपनी के पॉलिटिकल पावर को खत्म करने का निर्णय लिया, और उसका जो शुरुआत है वो इसी एक्ट के थ्रू हुआ। तो यह एक ऐसा एक्ट था जो शुरुआत माना जाता है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट जो रीजन था वो था लॉस इन टी ट्रेड। टी ट्रेड क्या था? क्या होता था कि पहले इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। लॉस इन टी ट्रेड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ टी सेल्स टू अमेरिका। टी सेल्स टू अमेरिका में बहुत बड़ी जो है कमी देखने को मिली थी, लॉस हो गई थी। होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इंडिया से जो टी की जो सेल्स है वो किया करती थी अमेरिका में। लेकिन क्या हुआ कि लगभग 85% जो था, जो टी अमेरिका में जाता था, वो डच का टी था, डच वालों का स्मगल किया हुआ टी था। वाज 85% ऑफ द ऑल टी इन अमेरिका वाज स्मगल्ड डच टी। डच की जो टी थी यानी कि चाय थी वो स्मगल की जा रही थी अमेरिका में, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चाय थी वो रखे सर रही थी कंपनी के वेयर हाउसेज में और फैक्ट्रीज में, या फिर आप कह सकते हो ट्रेडिंग पोस्ट जिसको कहते हैं, वहां रखे ये सर रही थी, लगभग 6.8 मिलियन केजी ऑफ टी। तो यहाँ भी कंपनी को लॉस हुआ, जिस वजह से वो कंपनी जो है ब्रिटिशर्स को जो एनुअली 40,000 पाउंड दिया करती थी वो नहीं दे पा रही थी। ठीक है, क्योंकि अब तो वो जो टी बेचा जा रहा है अमेरिका को, वो कौन सा टी है? स्मगल किया हुआ इलीगली डच वालों का टी है। ठीक है, उसको स्मगल करके बेचा जा रहा है, तो ब्रिटिशर्स को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा होगा। ओके, तो ये सब रीजंस थे इनके पीछे टू पास द एक्ट। ठीक है, फाइनली 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक सेवियर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर गया। ठीक है, सेवियर फाइनेंशियल क्राइसिस उसे सामना करना पड़ा, और उसने क्या किया कि 1 मिलियन पाउंड का लोन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तभी से यह सोचा कि अब जो है कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरफेयर करना पड़ेगा। और उसी के सब्सिक्वेंट में आया
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो हमने इस वीडियो में बैकग्राउंड समझा रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे का कि इसे लाया क्यों गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट एज इटसेल्फ पढ़ेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।